पॉलिटिशियंस के बाद हमारे देश में अगर किसी को लोग सबसे ज्यादा करप्ट समझते हैं तो वो हैं बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स। कोई अमीर बिजनेसमैन देखते ही लोग बोलने लगते हैं कि अरे 2 नंबर का पैसा है इसके पास। अडानी अंबानी तो आजकल के पॉलिटिशियंस के लिए एक पंचिंग बैग बन चुके हैं। कुछ लोगों को इन बिजनेसमैन से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि वो तो प्रॉपरली इनके सामान को बॉयकॉट करने पर उतर आए। आयरनी ऐसी है कि सोशल मीडिया पर ये सारे मैसेजेस जियो के सस्ते इंटरनेट चलाते हुए ही शेयर किए जाते हैं। कई बार इनका कोई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। This time with the Adani Group at the center of it. The face-off is over Dharavi Development Project, Asia's largest slum, which is to be handed over to the Adani Group for reconstruction. ये पहली बार नहीं है जब भारत के वेल्थ क्रिएटर्स को ऐसे विलेन की तरह दिखाया जा रहा है। ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट का एक मिक्सचर है जो काफी टाइम से चला आ रहा है। कुछ लोग ये भी मानकर बैठे हैं कि भारत में गरीबी इसीलिए है क्योंकि बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहे। और अगर इनके सारे पैसे को लेकर देश में बंटवा दिया जाए तो सारी गरीबी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। ये कितनी इलॉजिकल बात है, ये कोई भी बेसिक इकोनॉमिक समझने वाला आदमी बता सकता है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये आइडिया आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो तो असलियत में ये पॉवर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है। ऐसे करने से वेल्थ जनरेशन के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा और सारे लोग यूनिफॉर्मली पुअर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे माहौल में भी भारत का एक बिजनेस एम्पायर ऐसा है जिसके फैमिली मेंबर्स के बारे में भारत का एक भी इंसान कभी भी नेगेटिव कमेंट करते हुए नहीं दिखता है। किसी भी साइड की पॉलिटिकल पार्टी को देखो, वो कभी भी इस बिजनेस फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा बोलते हुए नहीं दिखेगी। मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की, जो भारत में पिछले 200 सालों से बिजनेस कर रहे हैं और आज ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आपको इनके प्रोडक्ट दिखाई दे जाएंगे। इतने ज्यादा हैं कि अगर आप सुबह सोकर उठते हो तो घर की दीवारों में शायद जो स्टील लगा है वो भी इन्हीं का है। चाय पियोगे तो शायद इन्हीं की होगी, खाना खाओगे तो उसमें जो नमक डालोगे शायद वो भी टाटा का हो, और सड़क पर दौड़ती 6 लाख से लेकर कई करोड़ों तक की गाड़ियां इन्हीं की कंपनी की मिलती हैं। कपड़ों में भी हर रेंज और क्वालिटी वाले कपड़े बेचते हुए इनके शोरूम आपको दिख जाएंगे। इंश्योरेंस से लेकर लोन तक में इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। पासपोर्ट बनवाने से लेकर कई गवर्नमेंट एग्जाम देने तक इनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आप किसी मॉल चले गए तो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें बनाते भी हैं और फिर अपनी ही दुकान लगाकर इसे बेच भी देते हैं। एयरपोर्ट चले जाओ तो प्रीमियम कॉफी पीने से लेकर हवाई जहाज में बैठकर किसी नए शहर में जाकर एक महंगा होटल बुक करने तक आपको टाटा के ही प्रोडक्ट दिख जाएंगे। बिग बास्केट से सब्जी, 1mg से दवाई, फास्ट ट्रैक और टाइटन से घड़ियां और तनिष्क से ज्वेलरी लाने के बाद शायद आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ये सारे भी टाटा ग्रुप के अंडर ही आते हैं। ये इमेज दिखा रहा हूं, एक बार पॉज करके देखना कि कितना कुछ आता है टाटा ग्रुप के अंदर, जो अगर आप ऐसे बैठोगे सोचने के लिए तो शायद आपको रियलाइज भी नहीं होता है। यही एक रीजन है कि आज देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने के मामले में आर्म फोर्सेस, रेलवे और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद टाटा ग्रुप का नाम आता है। लेकिन इतनी बड़ी लेगेसी होने के बाद भी आज तक इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट कभी क्यों नहीं दिखते हमें? भैया नेगेटिव कमेंट तो छोड़ो, अगर टाटा कुछ अनाउंसमेंट भी कर देता है तो सोशल मीडिया पर रतन टाटा की फोटो के साथ उनकी तारीफ और प्राउड मोमेंट फॉर भारत जैसी वायरल पोस्ट आपको दिख जाती है। तो आखिर ऐसा क्या है टाटा के पास जो इससे बाकी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिली से इनको बिल्कुल अलग बनाती है? आओ इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। Jamsetji Tata could just as well have dedicated Tata Steel to the nation or dedicated Tata Power to the nation. टाटा शब्द इस देश में सेवा से जुड़ा हुआ एक पर्यायवाची शब्द बन गया। I think he's more, what can we do to change India? What can we do to change the lives of people? भारत में बिजनेस करना तेजी से आसान होता जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देश में छोटे और मीडियम बिजनेसेस आज से पहले इतने ज्यादा कभी नहीं हुए थे और इन सब को ग्रो करने में सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन महंगे सॉफ्टवेयर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और यहीं पर आपकी हेल्प करता है ओडू। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिनके एक प्लेटफॉर्म से बिजनेस की सारी नीड पूरी हो जाती है। इनके प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ईमेल मार्केटिंग जैसे बहुत से एप्स हैं जिनको आप
आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। बेस्ट बात यह है कि ये सारे एप्स आपस में इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल इनका एक ऐप है इनवॉइसिंग के लिए। इसमें बस आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होती है, फिर अपने हिसाब से आप इनवॉइस का पूरा लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद इनवॉइस में रेट, क्वांटिटी, डेट, पेमेंट टर्म्स ये सब आप फिल कर सकते हो। और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहीं से डायरेक्टली आप कस्टमर को ये इनवॉइस भेज भी सकते हो। इसको ऑन द गो आप फोन से भी एक्सेस कर सकते हो। इनके डैशबोर्ड से ही पेमेंट का स्टेटस ट्रैक करके पेंडिंग पेमेंट्स में कस्टमर्स को रिमाइंडर भी भेज सकते हो। इन इनवॉइसेस पर ओडू का कोई वाटर मार्क भी नहीं आता है। ओडू का पहला ऐप आपको लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड फ्री कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग के साथ फ्री मिलता है और बस सिर्फ 580 रुपीस पर मंथ देकर आप इनके सारे एप्स एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ओडू को चेकआउट कर लो और उनके इनवॉइसिंग ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, फ्री में यूज कर सकते हो, तो एक बार ट्राई जरूर करना। अब सुनाता हूं कहानी टाटा की। साल था 1858। पूरी दुनिया में टेक्सटाइल का जलवा था। कॉटन सोने के भाव बिक रहा था। अमेरिका वाले स्लेव्स यूज करके कॉटन की खेती करवाते थे और ब्रिटेन में इसको बेचकर मोटा पैसा कमा रहे थे। फिर 1861 में अमेरिका के अंदर हो गया सिविल वॉर। स्लेवरी खत्म हो गई और सिविल वॉर के टाइम कॉटन सप्लाई एकदम से ठप पड़ गई। तब ब्रिटिशर्स ने देखा भारत की तरफ, इधर से कुछ कॉटन मिल जाए तो शायद उनका काम चल जाए। उस टाइम पर भारत में कॉटन का काम करते थे नुसेरवनजी टाटा और इनके बेटे जमशेदजी टाटा तब अपने पिताजी के बिजनेस में बस एक असिस्टेंट लगे हुए थे। इन्होंने ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करना शुरू करा। बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ा, लेकिन सिर्फ 2 सालों में अमेरिका की जो सिविल वॉर थी वो बंद हो गई और कॉटन की सप्लाई वहां से दोबारा चालू हो गई। लेकिन तब तक जमशेद जी बिजनेस के बारे में काफी कुछ समझ गए थे। इन्होंने 1869 में बॉम्बे के अंदर चिंच पोकली में एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीदा और इसको उस टाइम के हिसाब से एक कूल सा नाम दे दिया, अलेक्जेंड्रा मिल्स, और इसको बना दिया एक कॉटन मिल। और इसी टाइम पर सुएज कैनाल भी ओपन हो गई तो एक्सपोर्ट और ज्यादा आसान हो गया। उस टाइम के बॉम्बे से लंदन के रास्ते के बीच में एक शॉर्टकट मिल गया। इसमें 7000 किलोमीटर कम हो गए और जर्नी में 23 दिन का समय बचने लगा। कॉटन के काम में मार्जिन अच्छा था, लेकिन जमशेद जी ने सोचा कि यह धंधा ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो 2 साल में इन्होंने मिल बेच दी और जमशेद जी चले गए इंग्लैंड के लैंकाशायर। उस टाइम पर लैंकाशायर पूरी दुनिया का एक टेक्सटाइल हब था। 1860s में इस छोटे से शहर में 2500 मिल्स थी, जिससे हर साल 8 बिलियन यार्ड कपड़ा बनता था। यानी पूरी दुनिया में उस टाइम का 50% कपड़ा इस एक छोटे से शहर से सप्लाई होता था। जमशेद जी ने सोचा कि इन अंग्रेजों को कॉटन बेचने का क्या फायदा, इनको कपड़ा बेचते हैं, बड़ा बिजनेस बनेगा। तो जमशेद जी वहां से वापस आए और 1877 में खोल दिया सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका नाम बाद में पड़ा एम्प्रेस मिल्स। जमशेद जी ने यह मिल बॉम्बे की जगह नागपुर में खोली थी, क्योंकि इसके पास कॉटन के फार्म भी थे, कोल माइंस भी थी और हैंडलूम इंडस्ट्री भी सेटअप थी। काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ये। इस मिल के लिए इन्होंने बैलगाड़ी में लाद लाद के यूके से जो इंपोर्टेड मशीन्स आई थी उनको इस मिल में ले जाके लगाया। यूएस में जिस रिंग फ्रेम टेक्नोलॉजी की बस टेस्टिंग चल रही थी उसको इन्होंने अपनी मिल में यूज करना शुरू कर दिया और इससे इनका प्रॉफिट आसमान छूने लगा। कहने का मतलब यह है कि टाटा ने शुरू से ही ऐसे बिजनेस में हाथ डाला है जहां पर वो फर्स्ट मूवर हो, यानी कि जो और कोई नहीं कर रहा है वो काम इनको करना है और उससे इनको प्रॉफिट बनाना है। और ये बात टाटा की पूरी जर्नी में आपको बार बार देखने को मिलती है। भारत में पहली सिविल एयरलाइंस टाटा ने शुरू करी। भारत का पहला 5 स्टार होटल टाटा ने बनाया। राजीव गांधी ने तो 80s में कंप्यूटर की बात करी थी, लेकिन भारत की पहली टेक कंपनी TCS 1968 में टाटा ने बना दी थी। भारत में सबसे पहली पूर्ण स्वदेशी गाड़ी इंडिका भी टाटा ने ही बनाई थी। अरे जब नेहरू जी ने बोला कि यार ये फिरंगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच बेच के अपने देश को आजादी के बाद भी लूट रहे हैं, तब लक्ष्मी के नाम से देश का पहला कॉस्मेटिक ब्रांड भी टाटा ने ही शुरू करा था। वैसे इसी ब्रांड को आज आप लैक्मे के नाम से जानते हो। तो ऐसी विजनरी लेगेसी जिसके साथ जुड़ी हो उसको हेट करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन कोई भी काम सबसे पहले करना इतना ज्यादा खास नहीं है, उस चीज को बेस्ट क्वालिटी के साथ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। देश पर ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटेन था अलाइड पावर्स के साथ जो नाजी जर्मनी से लड़ रहे थे। इनको अपनी आर्मी के लिए टैंक्स बनवाने थे और इधर जमशेद जी 1907 में ही स्टील का काम शुरू कर चुके थे। स्टील की डिमांड बढ़ती देखकर टाटा ने 4 सालों में 110 तरह की वैरायटी तैयार कर ली थी और फिर अलाइड फोर्सेस ने जब इनकी क्वालिटी देखी तो अपने टैंक्स बनवाने के लिए इनसे स्टील खरीदना शुरू कर दी। इस स्टील से ऐसे अभेद टैंक बने कि बॉम्ब भी इन पर कोई असर नहीं कर पाता था। ये बात ज्यादा कोई करता नहीं है, लेकिन उस वॉर के खत्म होने के बाद अलाइड फोर्सेस ने ये ओपनली कहा था कि भारत की स्टील ना होती तो शायद हम ये लड़ाई कभी जीत ही ना पाते। वैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उस टाइम पर भी टाटा स्टील ने मिलिट्री ग्रेड स्टील सप्लाई करा था और उसकी क्वालिटी के इतने चर्चे हुए थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम
टाइम पर जापान ब्रिटेन के जब अगेंस्ट हो गया तो जमशेदपुर में टाटा के स्टील प्लांट पर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग कर रहा था कि भैया किसी तरह इनका प्रोडक्शन रुक जाए और ये टैंक बनाने के लिए स्टील सप्लाई ना कर पाए। हावड़ा ब्रिज से लेकर भाखड़ा नांगल डैम जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो भारत के अंदर हैं उसमें भी टाटा का ही स्टील लगा है। तो इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है इसे एक्सप्लेन करने की वर्ड्स में कोई जरूरत नहीं है, सामने एग्जाम्पल अवेलेबल है। और यही देश का लोहा टाटा की कार्स की क्वालिटी में भी आज सोने जैसा चमकता है, जब इनकी ऑलमोस्ट हर कार पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है। आज से 8-10 साल पहले देखो कार्स में कोई सेफ्टी रेटिंग की बात ही नहीं करता था, लेकिन जब से नेक्सॉन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई तब से सबने बोलना शुरू कर दिया है कि भैया कार अफोर्डेबल है तो क्या हुआ, सेफ्टी तो हम भी डिजर्व करते हैं। और इसलिए गाड़ी में फीचर कितने भी दो लेकिन टिन के डब्बे में बैठकर हाईवे पे नहीं जाएंगे। जेआरडी टाटा को भारत में सिविल एविएशन का फादर सब लोग बोलते हैं। 1932 में उस टाइम के भारत के अंदर कराची से बॉम्बे तक फ्लाइट उड़ाकर इन्होंने भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत करी थी। ये बात स्पेशल है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पेशल है जो इसके बाद हुआ। इन्होंने सिर्फ भारत में एक एयरलाइन नहीं शुरू करी बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का मतलब क्या होता है। अरे एयर इंडिया के जलवे ऐसे हो गए थे कि सिंगापुर वालों ने अपने बंदों को भेज के बोला था कि भैया जाओ देख के आओ और सीखो कि एक प्रीमियम एयरलाइन एक्चुअल में होती क्या है। कहते हैं अपने टाइम पर इनकी एयरलाइन दुनिया में बेस्ट सर्विस देने वाली एयरलाइंस में से आती थी। इनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की क्वालिटी इतनी हाई थी कि खुद नेहरू जी इसमें ट्रैवल करते थे और बाद में लेटर लिखकर इन्होंने इनकी तारीफ भी करी थी। ये इतनी पंक्चुअल थी कि जेनेवा में लोग फ्लाइट देखकर अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लेते थे। जेआरडी टाटा खुद इनमें कई बार ट्रैवल करते थे और हर ट्रिप के बाद एक ब्लू नोट भेजते थे अपनी टीम को कि इस बार ना सीट कुछ कम रिक्लाइन हो रही थी, चाहे ज्यादा डार्क बन रही है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते थे और अपनी टीम को बोलकर वो भी ठीक करवाते थे। क्वालिटी को लेकर एक ऑब्सेशन टाटा में इतना ज्यादा रहा है, वो भी शुरू से, और वो आज भी इनके प्रोडक्ट्स में दिखाई देता है। लेकिन एक क्वालिटी और फर्स्ट मूवर वाली चीजें बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट भी वो अच्छा बना सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस की लेगेसी तब बनती है जब उसमें नेशन बिल्डिंग पर भी फोकस किया गया हो, और यही चीज आपको टाटा में दिखती है। जब नेहरू जी को सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो उन्होंने टाटा की एयरलाइन के साथ बहुत सारी कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था। जेआरडी टाटा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर देश के पीएम का डिसीजन था तो उन्होंने भी इसकी रिस्पेक्ट करी और इसके लिए अग्री कर गए। And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick, was that when I started, if we sat fairly near each other and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window. And I got the message. लेकिन फिर नेहरू जी को समझ में आ गया कि एयरलाइन का नाम एयर इंडिया करने से सरकार इसको चलाना नहीं सीख जाएगी। फिर इन्होंने जेआरडी टाटा को ही बुलाया कि भैया आप ही इसको चलाना सिखा दीजिए। टाटा एक बार फिर से मना कर सकते थे, लेकिन जेआरडी टाटा इसके चेयरमैन बने और नेशन बिल्डिंग के लिए इन्होंने इस एयरलाइन को चलाने में सरकार को पूरी तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करी। कई ऐसी भी जगह है जहां पर टाटा का नाम आपको नहीं दिखता है, लेकिन वहां पर भी इनके नेशन बिल्डिंग वाले इंटेंशंस आपको साफ साफ दिख जाते हैं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc, जो जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था ताकि पूरे देश में साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपना कुछ काम हो सके, और आज भारत के अंदर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में ये टॉप पर आता है। अब ऐसे नेशन बिल्डर्स को कोई कैसे हेट कर सकता है, आप ही मुझे बताओ। और बात सिर्फ नेशन बिल्डिंग पर नहीं रुकती है, ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां पर देश के प्राइड पर जब बात आई है तो टाटा ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है। आजादी से पहले की बात है, मुंबई के काला घोड़ा इलाके में एक वॉटसन्स होटल नाम से बहुत फेमस होटल था। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर्स की एंट्री होती थी और ऐसे बोर्ड टांग दिए जाते थे दैट इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस रेसिज्म का जवाब देने के लिए जमशेद जी टाटा ने वॉटसन से भी बड़ा और शानदार होटल बनाने का फैसला लिया और ब्रिटिशर्स के सामने ही उसी मुंबई में 1903 में बना ताज होटल। इसमें उस टाइम पर इनके 2.5 लाख यूरोज खर्च हुए थे। सोच के देखना कितना बड़ा अमाउंट होता है। यह भारत का सबसे पहला होटल था जिसके अंदर बिजली आती थी। यही भारत का सबसे पहला सुपर लग्जरी होटल भी बनता है। एक और कहानी है जो भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका से जुड़ी है। 1998 में जब ये लॉन्च होती है तो बुरी तरह से फेल हो जाती है। It is a tough time to be entering the market. Hopefully the recession will not be there forever. So टाटा मोटर्स को बड़े भारी नुकसान होते हैं। इन्हें लगा कि शायद टाटा मोटर्स को बेच देना एक सही डिसीजन होगा और अपने इसी डिसीजन के साथ 1999 में रतन टाटा पहुंच जाते हैं अमेरिकन कंपनी फोर्ड के पास। वहां पर उन्होंने बिल फोर्ड से टाटा मोटर को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया। अब इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि मैं आपकी इस डील को तो एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आप इंडियंस को पैसेंजर कार्स वगैरह बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में आप गए ही क्यों हो। बिल फोर्ड की इस बात से रतन टाटा काफी ह्यूमिलेटेड फील करते हैं और अपनी डील पूरे किए बिना ही
ही वापस लौट आते हैं। वापस आने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम टाटा मोटर्स को नहीं बेचेंगे और अपनी कार प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे। इस इंसिडेंट के ठीक 9 साल बाद अमेरिका में एक भारी रिसेशन आता है। News in-depth coverage now on the growing financial crisis. Yesterday, the House rejected the $700 billion bailout plan, sending shockwaves through Wall Street. और इसके बाद सिचुएशन एकदम पलट जाती है। फोर्ड कंपनी जो उस टाइम पर इतने पीक पर थी, उसको बड़ा भारी नुकसान लग जाता है। साल था 2008 का। $2.3 बिलियन के कैश ट्रांजैक्शन के साथ टाटा मोटर्स ने फोर्ड से उसके 2 सबसे प्रीमियम ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और सिर्फ खरीदा नहीं, बल्कि जो ब्रांड जो भारी लॉसेस में चल रहे थे, इनको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और जिस टाटा मोटर्स को रतन टाटा बेचना चाह रहे थे, वही टाटा मोटर्स आज भारत की 3rd बिगेस्ट कार सेलिंग कंपनी भी बन चुकी है। और ये नेशनल प्राइड सिर्फ टाटा के एक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप नोटिस करके देखना, बार बार रिपीटेडली इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी आपको दिखेगा। कुछ लोग विदेश में बैठकर कहते हैं कि टाटा को ब्रांडिंग नहीं आती है। शायद ऐसे लोगों को भारत की ग्राउंड रियलिटी का कुछ भी नहीं पता है। आप टाटा के एडवर्टीजमेंट्स को ध्यान से देखो। नमक नहीं बेच रहे हैं, देश का नमक बेच रहे हैं। चाय नहीं बेच रहे हैं, पूरे देश से बोल रहे हैं जागो रे। इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। चाय मैम, जागोरे.com पे जाइए, वोटिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप सोएंगे तो ये देश कैसे जागेगा? टाटा टी। इनकी कार भी जब लॉन्च होती है तो सोशल मीडिया में देश का लोहा लोग अपने ही आप लिखना शुरू कर देते हैं और ये बात बड़ी वायरल होती है। टाटा के हर एक ब्रांड और मैसेजिंग में नेशनलिज्म एकदम डीपली इन्वॉल्व दिखता है और ऐसी मैसेजिंग वाली कंपनी से हेट करना अपने आप ही इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये नेशनलिज्म सिर्फ पेपर पर नहीं है, ये देश के अपलिफ्टमेंट के लिए और गरीबों के लिए टाटा ने लगातार काम किया है। जे.आर.डी. टाटा की जो वाइफ है, इनकी डेथ कैंसर से हुई थी। उसके बाद इन्हें लगा कि ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और अगर किसी गरीब को हो गई तो शायद वो इसका इलाज भी नहीं करवा सकते। तब उन्होंने देश में खोला एक वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल। यहां पर आज भी ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट फ्री में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा एनिमल हॉस्पिटल भी टाटा ने ही बनवाया है। टाटा नैनो के लॉन्च के टाइम पर रतन टाटा जी ने खुद बताया था कि उन्हें यह सस्ती लकटकिया कार बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने एक फैमिली को स्कूटर के ऊपर बैठकर बारिश में भीगते हुए देखा था। A family on a scooter, the father driving the scooter, little kid standing in front, the wife behind holding a baby, and the first thought was, what happens if they skid and fall off? And then actually that's exactly what happened. पूरी दुनिया बोलती है कि 1926 में फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हफ्ते में 6 दिन की जगह 5 दिन काम करवाना शुरू कर दिया ताकि वर्कर्स को रेस्ट मिल सके और 5 दिन में वो ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सके। लेकिन जमशेद जी टाटा ने 1800s में ही अपनी फैक्ट्री में नोटिस कर लिया था। इन्होंने अपनी कॉटन मिल्स में वर्कर्स को ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, वेंटिलेटेड वर्किंग एरियाज जैसी काफी फैसिलिटीज देनी शुरू करी। जब वेस्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे और अमेरिका स्लेवरी करवा रहा था, तब हमारे भारत के अंदर टाटा कंपनी में ये सब कुछ चल रहा था। और जहां बाकी अमीर लोग आज के टाइम पर सबसे ऊंचा घर बनवाते हैं, शादियों में पूरी दुनिया इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं टाटा ग्रुप के सबसे सीनियर लोग आपको एकदम नॉर्मल कपड़ों में इधर से उधर जाते हुए दिख जाएंगे, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख जाएंगे, एकदम सिंपल लाइफ जीते हुए आपको दिखते हैं। भारत में किसी चीज को रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन जब अमीर आदमी एक कॉमन मैन की तरह जीता है तो उस चीज को बोरा भर भर के आदमी रिस्पेक्ट करता है। जहां पूरी दुनिया के लोग रिचेस्ट की लिस्ट में टॉप करने की कोशिश में लगे, वहीं टाटा सन्स आज भी जितनी भी अर्निंग इनकी होती है उसका 66% हिस्सा चैरिटी को दे देता है। कुरून रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जमशेद जी टाटा पूरी दुनिया में 20th सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा चैरिटेबल पर्सन थे और इन्होंने 8,29,000 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। अब जिस बिजनेस ग्रुप के प्रॉफिट से ज्यादा उनकी चैरिटी के किस्से हों, उनको हेट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आसान नहीं। और इन सब के अलावा सबसे पते की बात यह है कि जिंदल्स, अडानी, अंबानी, बजाज, ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, टिपिकली या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं और या फिर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज होने की वजह से दूसरे साइड के लोगों से इनको हेट मिलने लगती है। लेकिन टाटा ने शुरू से ही पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ काम किया है। टीसीएस कंपनी सरकार के साथ काम जरूर करती है, पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेकर इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सबको ये कंडक्ट करवाती है। लेकिन सरकार किसी की भी हो,
टाटा ग्रुप कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता और इसीलिए किसी भी साइड के लोगों को इन्हें हेट करने का कोई रीजन ही नहीं मिलता है। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मुझे लगता है व्हाई नो वन हेट्स टाटा। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट्स में आप मुझे बता देना। और डिस्क्रिप्शन में ओडू का लिंक दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में आप उसे यूज कर सकते हो। इतनी मेहनत से वीडियो मैंने बनाया है तो आप इस पर एक बार क्लिक करके इसे ट्राई जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।